आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें केरला से एक बुजुर्ग आदमी ने भेजी है, जिन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है। और ये कहानी उन्हीं के पोते आकाश के साथ घटी है। तो अब मैं आप सभी को कहानी उन्हीं बुजुर्ग आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक काल्पनिक नाम लेके कहानी को सुनाऊंगा। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं आकाश का दादा हूँ। आज से करीब 2 साल पहले आकाश केरला आया था। वह दिल्ली से केरला आ रहा था। आकाश का बचपन और जवानी दिल्ली में बीता था। वो सबरीमाला कुछ दिनों के लिए आ रहा था, जो कि केरला में है। वो अपना मन बहलाने के लिए आ रहा था। उसे सबरीमाला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आकाश ने सुबह करीब 7 बजे फ़ोन किया और कहने लगा, दादू मैं सबरीमाला बस स्टैंड पे आ गया हूँ। आप कहाँ हो? कब तक आओगे मुझे लेने? मैंने कहा बस तू थोड़ी देर रुक, मैं आता हूँ। आकाश बस स्टैंड के पास चाय वाली की दुकान पे मेरा इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी। इसी वजह से मैं आकाश तक पहुँच नहीं पाया। आकाश ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, दादू आप मत आओ, मैं ही चल के आ जाता हूँ। बारिश में भीग के बीमार नहीं होना आप। मैंने कहा तुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है, तू रुक मैं आता हूँ। पर आकाश बहुत जिद्दी था। उसने कहा मैं चला आऊँगा, आप मत आओ। आखिरकार मुझे मेरे पोते के सामने झुकना पड़ा। आकाश ने मुझे मना ही लिया। आखिरकार मैं आकाश को लेने नहीं गया और आकाश वहीं चाय वाले की दुकान पे बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। चाय वाले ने कहा, यह बारिश आज नहीं रुकने वाली है। कब तक इंतज़ार करोगे? जाओ भीगते हुए, वरना रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा और रात में यहाँ घूमना सही नहीं है। आकाश मन मौजी था। चाय वाले की बात सुनकर आकाश बोला, क्यों रात में शेर आते हैं क्या, जो घूमना मना है? चाय वाले ने कहा, शेर नहीं, यक्षिणी घूमती है यहाँ। आकाश हंसते हुए बोला, ये कौन सा जानवर है भला? दिल्ली के चिड़ियाघर में कभी इस जानवर को नहीं देखा। चाय वाला बोला, तुमने कभी यक्षिणी के बारे में नहीं सुना है क्या? आकाश बोला, नहीं तो, ये जानवर कैसा दिखता है? चाय वाला बोला, यक्षिणी एक औरत है। आकाश पेट पकड़ के हंसने लगा और बोला, बाप रे, तुम लोग एक औरत से डरते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? चाय वाला डरावनी मुस्कान के साथ बोला, शहरी दिखाई पड़ते हो, भगवान से यही मनाना कि यक्षिणी से पाला ना पड़े, वरना कहीं के नहीं रहोगे। आकाश बोला, ऐसा क्या है तुम्हारी यक्षिणी में जो रात में घूमना मना है, और तुम सब उससे डरते क्यों हो? चाय वाला बोला, अभी फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे? आकाश बोला, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हो। मेरे दादू थे, उन्हीं से ही बात कर रहा था। क्यों, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? चाय वाले ने कहा, उनसे ही पूछ लेना यक्षिणी किस बला का नाम है। इतना कहने के बाद आकाश कुछ देर सोच में पड़ गया। ये चाय वाला पागल हो गया है शायद, कुछ भी बकता है। चाय वाला फिर से बोला, अपने दादू से पूछ लेना। ये चाय वाला पक्का पागल है। मैं इसके पास और रुकूंगा तो मैं भी इसकी तरह बहकी बहकी बातें करने लगूंगा। आकाश फौरन ही भीगते भीगते घर की ओर निकलने लगा। आकाश थोड़ी दूर गया ही था कि चाय वाला पीछे से चिल्लाया, अरे रोड से जाओ, कच्चे रास्ते से मत जाओ, वहाँ खतरा है। पर आकाश ने चाय वाले को पागल समझा और रोड से जाने के बदले कच्चे रास्ते से जाने लगा। देखते ही देखते बारिश और तेज हो गई। आकाश कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भीग चुका था। उसका मोबाइल और सारा सामान भीग गया था। वो कच्चे रास्ते से घर की ओर चला जा रहा था। बारिश की वजह से कुछ आगे का दिखाई देना बंद हो गया था। आकाश को तभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ दूर सुपारी के पेड़ के पास एक लड़की खड़ी है, पर बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश ने 1-2 बार आवाज़ लगाई, अरे कोई है वहाँ? क्या ये श्रीकांत जी का घर है? यहाँ से कितना दूर है? पर आकाश के पूछने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो आकाश को लगा ये उसका भ्रम है, इतनी बारिश में यहाँ कौन आएगा। आकाश भागता हुआ कुछ दूर गया। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आकाश ये देख के फौरन ही समझ गया कि वो आदमी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो जोर से बोला, दादू मैं आ गया। मैंने कहा, अरे तू भीगता हुआ क्यों आया? मैं आने वाला था ना, तो तूने मना क्यों किया? आकाश ने कहा, अगर आप आ जाते तो मैं बारिश का मजा कैसे लेता। मैंने कहा, वहीं खड़ा रहेगा या घर भी आएगा? आकाश भागा भागा आया और मुझे उठा के घुमाने लगा। मैंने कहा, अरे तू भीगा हुआ है, जा कपड़े बदल फिर बात करेंगे। आकाश अंदर गया
और कपड़े बदल के बाल सुखाने लगा। मैंने कहा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, चल खाना खा ले। कुछ दिन तक रिम्मी नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे जो खाना हो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। आकाश बोला, ये रिम्मी कौन है दादू? मैंने कहा यहाँ काम करने आती है। तेरे दादी के मरने के बाद से रिम्मी ने मुझे और इस पूरे घर को संभाला है। वो कुछ दिन नहीं आएगी, उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है। चल अब खाना खा। आकाश ने कहा, आप भी मेरे साथ चलो, दोनों साथ खाएंगे। आकाश खाना खा ही रहा था कि उसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसको सुनने के बाद कुछ पल के लिए मैं हड़बड़ा गया। आकाश ने पूछा, दादू ये यक्षिणी क्या होती है? इस सवाल की उम्मीद मैंने नहीं की थी। मैं अचंभे में था कि आकाश ने फिर से कहा, दादू ये यक्षिणी क्या होती है? मैंने गुस्से से कहा, खाना खा चुपचाप। आते ही सवाल करने लगा, खाना खा अभी, बाद में बात करना। पर आकाश समझ गया था कुछ तो बात है जो दादू बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए आकाश ने कहा, दादू आप बताओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसका जिद देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। पर आकाश ने कहा, वो चाय वाला बोला रात में ज़्यादा घूमना नहीं, सब उससे डरते हैं। और जब मैंने चाय वाले से पूछा यक्षिणी कौन है तो वो बोला, अपने दादू से पूछ लो, वही बताएंगे। मैंने कहा, तू उसकी बात पे ध्यान मत दे। यक्षिणी एक औरत है जो लोगों को फांस लेती है और काम निकलने के बाद वो उस आदमी को मार देती है। आकाश ने कहा, वो सिर्फ आदमी को अपना शिकार क्यों बनाती है? मैंने कहा, खाना खा, जितना बताया उतना काफ़ी है। यहाँ शाम के बाद ज़्यादा घूमना नहीं और लड़कियों और औरतों से थोड़ा दूर रहना। आकाश ने कहा, जी दादू दूर रहूँगा, आप टेंशन मत लो। इतना कह के उसने खाना ख़त्म किया और घर की छत पे जाके बारिश के मज़े लेने लगा। आकाश एक चित्रकार था। वो छत पे जाके अपनी पेंसिल और पेपर के साथ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई अच्छा दृश्य ना होने की वजह से बार बार वो शुरू कर रहा था और थोड़ी देर में वो पेपर फाड़ के फेंक रहा था। काफ़ी देर तक उसके साथ यही हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद बारिश कम हुई। हल्की हल्की बारिश की बूंदों में अब साफ साफ सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। आकाश की नज़र एक पेड़ के पास गई। उसने देखा वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और वो लड़की पेड़ से सुपारी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आकाश को एक अच्छा दृश्य मिल गया उसके चित्र के लिए। उसने अपनी पेंसिल उठाई और उस लड़की और उसके आसपास का चित्र बनाने लगा। आकाश की नज़र पेपर पे कम और उस लड़की पे ज़्यादा थी। तभी अचानक से मैंने आवाज़ दिया, आकाश बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने, तू अब नीचे आ जा। आकाश जैसे ही पलट के बोला, हाँ दादू आ रहा हूँ, तभी उस पेड़ के पास से वो लड़की गायब हो गई थी। आकाश सोच में पड़ गया, ये कहाँ गई? मेरी तस्वीर पूरी भी नहीं हुई थी और ये कहाँ भाग गई? आकाश मायूसी के साथ नीचे आया और बोला, मैं भी चलूँगा। पर मैंने कहा, जब से तेरी दादी की मौत हुई है तब से मैंने इस घर को अकेला नहीं छोड़ा है, तू यहीं रुक, मैं जाके आता हूँ। आकाश ने कहा, दादू आप तो घूम के आओगे, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊँगा। तभी मैंने कहा, तू हमारे बागों में घूम ले, वहाँ कई पेड़ पौधे और फल है। आकाश ने कहा, हाँ हाँ जाओ आप, मैं टाइम पास कर लूँगा। मैं आकाश को घर पे अकेले छोड़ के बाजार सामान लेने चला गया। आकाश ने सोचा, कब तक घर में बैठ के दादू का इंतजार करूँ, यहाँ कुछ करने को भी नहीं है, क्यों ना मैं बागों में घूम आऊँ। आकाश अपनी पेंसिल और पेपर लेके बागों की ओर बढ़ चला। वो इतने सारे पेड़ पौधे और फल देख के हैरान हो गया। उसने सोचा, दादू अकेले रहते हैं, इतना फल और बाकी चीज़ों का दादू क्या करते होंगे। आकाश सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी के चलने की लग रही थी। आकाश फौरन ही अपने आसपास देखने लगा। वो चौकन्ना हो गया था। उसे लगा मेरे आसपास कोई सांप है। वो सावधानी से अपने कदम बढ़ाने लगा। उसे एक पेड़ के पीछे से हलचल सुनाई दे रही थी। उसे लगा उस पेड़ के पीछे एक सांप है। आकाश ने पास में रखा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और वो लेके धीरे धीरे आगे चलने लगा। तभी अचानक से वो लड़की सामने आई और उसे सांप समझ के आकाश ने उसे मारना शुरू कर दिया। बिना देखे आकाश उसे मारने लगा। मारते समय आकाश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो लड़की जोर से चिल्लाई, अरे दिखता नहीं है क्या, क्यों मार रहे हो मुझे? लड़की की आवाज़ सुनते ही आकाश रुक गया और जब उसने आंखें खोली तब उसने वही लड़की देखी जिसकी वो तस्वीर बना रहा था। आकाश उस लकड़ी के टुकड़े को फेंक कर बोला, मुझे लगा कोई सांप है इसलिए मैंने तुम्हें मारा। मैं सांपों से डरता हूँ, इसी वजह से मैंने आंख बंद कर रखी थी, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़की बोली, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले भी देखा था, तुम छत के ऊपर से मुझे घूर रहे थे, क्या इरादा है तुम्हारा? आकाश बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं एक चित्रकार हूँ,
ये देखो, मैं तुम्हारी और आसपास के पेड़ों की तस्वीर बना रहा हूँ। आकाश ने कहा, मेरा नाम आकाश है, मैं आज ही दिल्ली से आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की बोली, मेरा नाम यक्षा है। तुम बिना मुझसे पूछे मेरी तस्वीर कैसे बना सकते हो? आकाश बोला, पहले तो तुम्हें जानता नहीं था, पर अब तो जानता हूँ। अब तो तुम्हारी तस्वीर बना ही सकता हूँ। सही कहा ना मैंने? यक्षा बोली, नहीं, तुम बिना मेरे इजाज़त के मेरी तस्वीर नहीं बना सकते। आकाश उससे मनाने लगा, अरे इतना क्या हुआ, मान जाओ, बस थोड़ा सा समय जाएगा। पर यक्षा ने कहा, नहीं, तुम मेरी तस्वीर बना सकते हो, पर बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। आकाश ने कहा, क्या तुम गांव वाले जब देखो तब पैसा मांगते हो? यक्षा गुस्सा हो गई और बोली, पैसे नहीं चाहिए मुझे। उसकी लाल लाल आंखें देखकर एक पल के लिए आकाश डर गया था, पर उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? यक्षा बोली, मुझे सुपारी चाहिए। ये बात सुन के आकाश जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, मुझे लगा तुम सोना चांदी मांगने वाली हो। तुमने मांगा तो क्या मांगा? सुपारी? ये मेरा ही बाग है, जितनी सुपारी चाहिए उतनी ले लो। यक्षा बोली, मुझे तुम्हारे हाथों से सुपारी चाहिए। आकाश बोला, मैंने अपने हाथों में पेपर पेंसिल पकड़ी हुई है, मैं कैसे तोड़ के दूं? यक्षा ने कहा, लाओ अपना सामान मुझे दो और जाओ तोड़ के लेके आओ। यक्षा ने कहा, लाओ अपना सामान मुझे दो और जाओ तोड़ के लाओ सुपारी। आकाश अपना सामान यक्षा को दे के सुपारी तोड़ने चला जाता है। वो सुपारी तोड़ने ही वाला था कि मैं वहाँ आ गया। जब मैंने उसे सुपारी के पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुन के आकाश पेड़ से छलांग लगा देता है। जब वो नीचे गिरता है तो देखता है कि उसका सामान ज़मीन पे पड़ा हुआ है, पर यक्षा वहाँ नहीं है। आकाश को लगा दादू की आवाज़ सुन के वो डर गई है और डर की वजह से वो भाग गई। मैं आकाश के पास गया और पूछने लगा, क्या कर रहे थे ये? आकाश बोला, कुछ नहीं, मैं बस सुपारी देख रहा था। आकाश की ये बात सुन के मुझे कुछ हजम नहीं हुई, पर मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आकाश अपना सामान उठा के बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। आकाश को यक्षा में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। आकाश उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। आकाश पूरे दिन यही सोचता रह गया कि यक्षा कहाँ गई, मेरी तस्वीर अब तक पूरी नहीं हुई। ये सोचते सोचते पूरा दिन और रात बीत गया। अगले दिन सुबह मुझे मेरे दोस्त रामू के घर 4 दिनों के लिए जाना था। मैंने जल्दीबाजी में आकाश को ये बात नहीं बताई थी। मैंने आकाश को बुलाया और उससे कहा, कल रात रामू का फ़ोन आया था, मुझे उसके घर अभी निकलना पड़ेगा। आकाश ये सुन के बोला, आपको ये बात कल रात मुझे बतानी चाहिए थी, आप अभी अचानक से ये बात बता रहे हो। मैंने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं रामू के घर जाके फ़ोन पे सारी बात बताऊंगा। आकाश ने कहा, क्या मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ने चलूं? पर मैंने कहा, रहने दो, रामू का ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है, मैं चला जाऊंगा उसके साथ। तभी एक गाड़ी की हॉर्न बजी। मैंने बाहर निकल के देखा कि रामू की गाड़ी आ चुकी है। मैं अपना सामान लेके गाड़ी में बैठ गया। जाते जाते मैंने आकाश को कहा, बेटा ये गाँव है, जरा संभल के ध्यान रखना। आकाश ने कहा, हाँ दादू, आप जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। इतना कह के मैं वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद आकाश घर में जाके नाश्ते के लिए कुछ बनाने लगा। उसने नाश्ता बनाया और खाने बैठ गया। वो नाश्ता खा ही रहा था कि उसकी नज़र उसकी अधूरी तस्वीर पे पड़ी। उसे देखकर आकाश को फिर याद आ गया कि मेरी तस्वीर अब तक अधूरी है। आकाश ने नाश्ता वहीं छोड़ दिया और पेंसिल और पेपर लेके फिर उस जगह पे चला गया जहाँ उसे कल यक्षा मिली थी। आकाश यक्षा का चेहरा याद करने लगा, पर उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा था। काफी देर तक आकाश परेशान होता रहा, पर तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। परेशान हो? कुछ याद कर रहे हो क्या? आकाश समझ गया ये यक्षा है। आकाश ने कहा, कल मेरे दादू आए और तुम गायब हो गई, क्यों, कहाँ चली गई थी? यक्षा बोली, तुम्हारे दादू से बहुत डर लगता है, वो काफ़ी गुस्सैल हैं, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं। आकाश ने कहा, हाँ, उम्र हो गई है, इसी वजह से वो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। यक्षा ने कहा, तस्वीर पूरा हुआ या नहीं? आकाश बोला, नहीं, अब आई हो तो कुछ देर यहीं रुको, मैं चित्र बना लेता हूँ, फिर तुम कल की तरह भाग जाना। यक्षा ने कहा, नहीं, पहले सुपारी दो, फिर मैं तस्वीर बनाऊंगी। पर आकाश ने कहा, सुपारी देने के बाद भाग गई तो मेरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी, पहले तस्वीर पूरी करवाओ, फिर सुपारी मिलेगी। यक्षा मान गई और आकाश उसकी तस्वीर बनाने लगा। दरअसल यक्षा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी, उसे जो देख ले बस देखता ही रह जाए। आकाश का ध्यान पेपर में कम और यक्षा पे ज़्यादा था, वो बार बार उसे ही देखे जा रहा था। काफ़ी देर के बाद आकाश ने तस्वीर बना ही ली। जब उसने यक्षा को दिखाई
तो उसने कहा, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम्हें तस्वीर बनाने नहीं आती है। आकाश इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक तो इतनी मेहनत से बनाई है, ऊपर से तुम कह रही हो अच्छी नहीं बनी है। यक्षा बोली, गुस्सा मत हो, अच्छी बनी है, मैं तो मजाक कर रही थी। आकाश ने कहा, हाँ फिर तो ठीक है, मुझे लगा मेरी कला का मजाक बना रही हो। यक्षा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मेरी सुपारी लाओ। हो गई ना तुम्हारी तस्वीर पूरी? आकाश ने कहा, हाँ मेरे घर चलो, मैंने कल तोड़ के रखी थी। यक्षा ने कहा, क्या तुम्हारे बागों में नारियल भी है? मुझे वो भी चाहिए। आकाश ने कहा, सब मिलेगा, चलो तो सही। आकाश को यक्षा उर्फ यक्षिणी के बारे में नहीं पता था। दरअसल पुराणों और ग्रंथों में लिखा है, अगर कोई आदमी यक्षिणी के मांगने पर सुपारी, नारियल या फिर नींबू देता है तो आदमी उस यक्षिणी के वश में हो जाता है। आकाश बिना जाने ये गलती कर रहा था। आकाश यक्षा को घर ले गया और यक्षा के कहने पे उसने सुपारी और नारियल यक्षा को दे दिया। आकाश को यक्षा पहले से मनमोहिनी लगती थी, पर जैसे ही आकाश ने सुपारी और नारियल यक्षा को दिया, उसके बाद से आकाश को अब यक्षा कुछ ज्यादा ही भाने लगी थी। यक्षा अपने सम्मोहन क्रिया से आकाश को अपने वश में कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश कठपुतली है जो यक्षा के कहने पे चल रहा था। यक्षा सुपारी और नारियल लेके वहां से जाने लगती है, पर आकाश कहता है, मत जाओ, मेरे पास ही रुको। आकाश अब पूरी तरह से यक्षा के वश में हो चुका था। यक्षा कहती है, तुम इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कह के वो चली जाती है, पर अब आकाश उसके वश में था। उसे किसी भी चीज का सही और गलत समझ नहीं रहा। आकाश ने कहा, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। मैंने उसे शाम के करीब 5 बजे फ़ोन किया। उसे कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं परेशान हो गया। तभी मैंने अपने पड़ोसी सुब्बू को फ़ोन किया और उसे बताया, ज़रा मेरे घर जाना तो, और देखो मेरा पोता कहाँ है, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है वो। सुब्बू ने कहा, हाँ मैं जाके देखता हूँ, क्या हुआ तुम्हारे पोते को। थोड़ी देर बाद सुब्बू का फ़ोन आया और सुब्बू ने बताया कि वो कोई तस्वीर निहार रहा है, लगता है वो कोई तस्वीर बना रहा है। यह सुन के मेरे जान में जान आई। मैंने कहा, हाँ वो एक चित्रकार है, उसे तस्वीरों का शौक है, तुम उसे परेशान मत करो, अपने घर चले जाओ, उसे अपना काम पूरा करने दो, फिर मैं उससे बात कर लूँगा। जो अनहोनी घटने वाली थी उसका किसी को भी खबर नहीं था। मुझे ये सब आम बात लगी, पर अब मेरा पोता यक्षिणी के वश में है, ये मुझे पता नहीं था। आकाश पूरी शाम उस तस्वीर को देखता रह गया। ना तो उसने कुछ खाया और ना तो उसने कुछ पिया। उस तस्वीर में यक्षा उर्फ यक्षिणी थी और अब आकाश उसके वश में था। उसे यक्षिणी के सिवाय अब और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात करीब 8 बजे तक आकाश उस तस्वीर को घूरता रहा। तभी वहाँ हमारी नौकरानी रिम्मी आई। वो बोली, मैं आपका खाना बनाने आई हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन करके कहा मैं अपने दोस्तों के घर आया हुआ हूँ, तू आज रात का खाना बना दे। रिम्मी के इतना कहने के बावजूद भी आकाश ने एक शब्द नहीं कहा और वो उस तस्वीर को देखे जा रहा था। कुछ घंटों बाद रिम्मी ने खाना बना लिया और उसने डाइनिंग टेबल पे खाना रख दिया और बोली, मैं जा रही हूँ, आप खाना खा लेना। पर आकाश ने अभी भी कुछ नहीं कहा। रिम्मी को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और रात होने के कारण फटाफट वहाँ से अपने घर को निकल गई। ना तो आकाश ने खाना खाया और ना तो उसने कुछ पिया। आधी रात में यक्षिणी आकाश के घर के बाहर आई और बोली, आकाश में आ गई। आकाश ये सुनते ही बाहर की ओर गया और उसने देखा कि उसके सामने यक्षिणी खड़ी है। वो देखने में इतनी मनमोहिनी थी कि उसे एक बार देखने के बाद किसी और को देखने का मन ही ना हो। यक्षिणी आकाश के साथ उसके घर में आई और आकाश ने उससे पूछा, तुम इतनी देर बाद क्यों आई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यक्षिणी ने कहा, अब आ गई हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश उसे अपने कमरे में ले गया और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध शुरू हो गया। आकाश इस बात से अनजान था कि वो जिसके साथ संबंध बना रहा है वो उसका खून चूसने वाली यक्षिणी है। मुझे रामू के घर आए 1 दिन बीत गया, पर आकाश ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। देखते ही देखते दूसरा दिन भी बीत गया। मैंने तीसरे दिन जब रिम्मी को फ़ोन किया और उससे पूछा, आकाश कैसा है, वो ठीक है ना। रिम्मी फ़ोन पे रोने लगी और बोली, मैं दूसरे दिन सुबह जब खाना बनाने गई तो आकाश के साथ एक लड़की थी उसके कमरे में। जब मैंने आकाश से पूछा, ये कौन है, तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे, तो उसने कहा, अपने काम से काम रखो, खाना बनाओ और जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप किचन में खाना बनाने चली गई। मैंने जब खाना बना लिया तब वो खाना मैं डाइनिंग टेबल पे रखने आई तो मैंने देखा कल रात का खाना वैसा का वैसा ही पड़ा है। मैंने वो खाना ऐसा पड़ा हुआ देखा
तो आकाश से पूछा तुमने कल रात खाना क्यों नहीं खाया? तो वो बोला मेरा मन खाने का नहीं था इसलिए नहीं खाया। जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने उसकी आंखों को देखा। उसकी आंखें हल्की पीली दिखाई पड़ रही थी। मैंने कहा ये खाना फेंक देती हूँ और अभी जो ताज़ा खाना बनाया है उसे निकाल देती हूँ, खा लो। पर आकाश ने कहा तुम जाओ, मैं खा लूँगा। तभी आकाश के कमरे से उस लड़की ने आवाज़ लगाई, यहाँ आओ उसे भगा के। आकाश ने कहा अब जाओ, मुझे काम है। उसने मुझे घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिम्मी की बात सुन के मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा पोता ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने रिम्मी से पूछा कौन थी वो लड़की? रिम्मी ने कहा मुझे नहीं पता। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? रिम्मी ने बताया मैं रात में जब खाना बनाने फिर गई तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। काफ़ी देर बाद उस लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी पर मन से बहुत काली लग रही थी। उसने पूछा क्या काम है? मैंने कहा खाना बनाना है। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा हटो यहाँ से, खाना बनाना है। मैं ज़बरदस्ती घर में घुस गई। मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पे सुबह का खाना अब तक रखा हुआ है। मैं गुस्से से आकाश के कमरे में गई और मैंने देखा कि आकाश की हालत ख़राब है। उसकी आंखें पीली थी और उसके शरीर का चमड़ा सिकुड़ रहा था। मैंने कहा आकाश तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया है? आकाश ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं था। आकाश ने कहा यक्षा यहाँ आओ और इसे भगाओ यहाँ से। मैंने कहा तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, चलो दवा लेने। पर तभी वो यक्षा नाम की लड़की आई और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और बोली जाओ यहाँ से, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। तभी आकाश ने कहा कल से मत आना, जाओ अब यहाँ से। इतना कहने के बाद मैं जा रही थी तभी मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। जब मैं दरवाजे की ओर वापस गई तो मैंने देखा आकाश और वो लड़की शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये देखते ही मैं फ़ौरन वहाँ से भाग आई और वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रिम्मी की ये बात सुन के मैं दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि मेरा आकाश ऐसा नहीं कर सकता पर उसने ये सब कर दिया, एक गैर लड़की के साथ संबंध बना लिया। मैंने सोच लिया मैं कल ही अपने घर वापस जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। दोपहर तक मैं अपने घर पहुंच गया। जब मैं घर के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं ये देख के हैरान था कि मेरा पोता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं फ़ौरन ही घर के अंदर गया। मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना और एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर काफ़ी मनमोहक थी, उसे बस देखने का मन कर रहा था। पर तभी मुझे आकाश के कमरे से कुछ आवाज़ आई। जब मैं उसके कमरे के पास गया तब मुझे शारीरिक संबंध बनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रहा था मेरा पोता इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा ठोकना शुरू कर दिया पर मेरे काफ़ी देर तक दरवाज़ा ठोकने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया था और अपने घर से बाहर आ रहा था। मैं जैसे ही बाहर आया मुझे मेरा पड़ोसी सुब्बू दिखाई पड़ा। वो मेरी तरफ ही भागा आ रहा था। वो आकर बोला जब से आप गए हो तब से आपका पोता कहीं गया ही नहीं, और तो और उसने कई बार सुपारी तोड़ के एक लड़की को दिया है। ये बात सुनते ही मैं डगमगा सा गया। मुझे जिस बात का डर था वो हो गया। सुब्बू ने बताया एक लड़की कुछ दिनों से आपके घर में है और वो हमेशा आकाश के साथ रहती है, और तो और आपकी नौकरानी रिम्मी ने उन्हें संबंध बनाते हुए देखा था। ये सुनते ही मैं अपने घर में गया और डाइनिंग टेबल से वो तस्वीर बाहर लेकर आया और सुब्बू से पूछा क्या ये वही लड़की है? सुब्बू बोला हाँ यही है वो। आकाश कल छत पे आया था, उसकी आंखें पीली पड़ गई है, उसका शरीर सिकुड़ रहा है, आप कुछ कीजिए। मैं सोच में पड़ गया क्या करूं अब। तभी मुझे याद आया मेरी बीवी का भाई सुरेन एक सिद्ध ज्ञानी है, मुझे इसके बारे में फ़ौरन उसे बताना चाहिए। मैं सुब्बू को लेके फ़ौरन ही निकल पड़ा। 2 घंटे बाद मैं अपनी बीवी के भाई सुरेन के पास पहुंच गया। मुझे देख वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा अरे तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है और तुम्हारा चेहरा फीका क्यों पड़ा है? मैंने कहा मेरा पोता आकाश दिल्ली से सबरीमाला आया हुआ है। ये बात सुन के सुरेन बहुत खुश हुआ। उसने कहा कहाँ है वो, मुझे भी मिलना है उससे। मैंने उन्हें बताया कि आकाश यक्षिनी के चंगुल में फंस गया है। ये सुनते ही सुरेन के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो ये सुनने के बाद बेसुध हो गया। मैंने कहा मेरे पोते को उसके चंगुल से बचा लो वरना वो आकाश को जान से मार देगी। सुरेन ने कहा कितने दिन हो गए आकाश को उसके चंगुल में फंसे हुए? मैंने कहा 3 दिन से ज़्यादा हो गया है। सुरेन ने कहा इतना समय बीत गया और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? मैंने कहा मुझे भी थोड़ी देर पहले ही ये बात पता चली है। सुरेन ने अपने शिष्य से कहा गंगा जल और शुद्ध लोहे की छड़ी की व्यवस्था करो जल्द से जल्द,
कुछ देर बाद गंगा जल और लोहे की छड़ी लेकर सुब्बू और सुरेन मेरे घर के लिए निकल पड़े। हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जब हम घर पहुंचे तब हमने देखा कि घर का दरवाजा अब भी खुला है। हम सीधे अंदर गए। हमने देखा कि वो यक्षिनी आकाश का खून चूस रही है। उसका डरावना और खूंखार चेहरा देख के हम सब डर गए। ये देखने के बाद सुरेन ने गंगा जल उसके ऊपर फेंका, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी सुरेन ने लोहे की छड़ी से उस यक्षिनी को मारा। तब जाके उस यक्षिनी ने आकाश का खून चूसना बंद किया। पर ये यक्षिनी आकाश को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेन ने कई बार यक्षिनी को लोहे की छड़ी से मारा और उसके बाद यक्षिनी एक डरावनी हंसी के साथ आकाश के कमरे से भागने लगी। कुछ दूर तक वो दिखाई दे रही थी और फिर अचानक से वो गायब हो गई। सुब्बू ये सब देख के डर गया था। वो अपने घर जाके पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। मैं और सुरेन आकाश के पास गए तो हमने देखा कि आकाश का चेहरा पीला पड़ गया है, आँख पीली हो गई है और उसका शरीर सिकुड़ गया है। सुरेन ने आकाश को देख के कहा, अब इसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ये कुछ देर में मर जाएगा। आकाश की हालत देख के मुझे रोना आ गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके, पर उसने थोड़ी हिम्मत जुटा के अपने साथ घटी सारी बातें बताई और थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। सुरेन ने मुझे बताया आकाश ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यक्षिनी बहुत सुंदर सा रूप धारण करके आती है और मर्दों को फंसाती है। आकाश ने इस यक्षिनी को सुपारी दे दी। यक्षिनी सुपारी पाने के बाद उस आदमी को अपने वश में कर लेती है। वश में करने के बाद वो हर गंदे काम करती है जो उसका मन करता है। वो शारीरिक संबंध बनाती है और धीरे धीरे खून चूस जाती है। अगर आकाश ने इसे सुपारी नहीं दी होती तो शायद ये आज हमारे सामने होता। यक्षिनी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो लोहे की छड़ी से बहुत डरती है और इसी से उन्हें भगाया जा सकता है। थोड़ी देर में पुलिस और एम्बुलेंस आती है। पुलिस सुरेन और मुझसे सवाल पूछने लगती है। जब हमने उन्हें यक्षिनी के बारे में बताया तो उन्होंने उस बात पे विश्वास करने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास उसकी तस्वीर है, ये देखो, पर हमारे एक भी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। पुलिस वाले हमें डांटते हैं और कहते हैं अफवाह मत फैलाओ। आकाश का शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। सुरेन कहता है हौसला रखो, अपना ख्याल रखना, और वो चला जाता है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आता है और कहता है जब डॉक्टर इसकी जांच कर रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसके शरीर में एक बूंद खून नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी मौत का कारण खून की कमी है, पर यह कैसे हो सकता है कि किसी के शरीर में एक बूंद खून ना हो। मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वो पुलिस वाला बोला, तुम कल किसकी तस्वीर की बात कर रहे थे, कहाँ है वो। मैंने वो तस्वीर उस पुलिस वाले को दे दी। वो देख के हंसने लगा और बोला, इतनी खूबसूरत लड़की किसी को कैसे मार सकती है। इतना कह के वो चला गया। मैंने और मेरे परिवार ने आकाश का क्रियाक्रम किया और उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया। कुछ दिनों बाद पता चला जिस ऑफिसर ने उस तस्वीर को मुझसे लिया था वो मारा जा चुका है। उसकी लाश उसके घर में मिली थी। उसके शरीर में भी एक भी बूंद खून बचा नहीं था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।